हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप चैनल। हम लोगों ने लाइट पे बेस्ड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है और आज हम लाइट पे बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। अब उस थ्योरी को अप्लाई करने का टाइम आ गया, तो देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और सही सही देना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, प्रावर्तन के नियम सत्य हैं प्लेन मिरर के लिए केवल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए केवल, द कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो ये थ्योरी में भी हमने बताया था कि जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो हर तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, हर प्रकार की परावर्तक सतहों के लिए वैलिड है। तो सही उत्तर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बिना किसी देर के। जैसे कहता है कि एक रे ऑफ लाइट है जो मिरर के सरफेस से 40 डिग्री का एंगल बना रही है ना। एक इंसिडेंट रे है, एक लाइट रे है जो मिरर के सरफेस से 40 डिग्री का एंगल बना रही है। मिरर के सरफेस से 40 डिग्री का एंगल बनाती हुई इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते ही कई लोग 40 लगा देंगे, लेकिन देखो ये एंगल दे रखी है, इसको इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहते। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की एंगल को आई कहते हैं। तो जितना आई होगा उतना फिर क्या होगा, आर होगा। तो अगर ये 40 है तो ये 50 होगा, तो आर भी कितना होगा आपका 50 डिग्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे गाइस। एक रे ऑफ लाइट है जो प्लेन मिरर पी क्यू से के सरफेस से इंसिडेंट हो रही है ना। ये मान लिया प्लेन मिरर है पी क्यू, और एक रे ऑफ लाइट इस पीक्यू मिरर पर 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई इंसिडेंट हो रही है और इसके परपेंडिकुलर एक क्यू आर मिरर रखा हुआ है, इससे रिफ्लेक्ट होती है ना। तो सेकेंड मिरर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये पूछ रहा है। सेकेंड मिरर से टकराती है, तो फिजिक्स बस इतना ही था, बाकी मैथ्स है। पहले मिरर से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दूसरे मिरर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो अब मैथ्स का क्वेश्चन बन गया ये। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि आई आर के बराबर होता है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, बताओ। ये टोटल एंगल कितनी होती है 90, तो ये हो गया 60। ये 90 डिग्री का है तो ये कितना हो गया आपका 30, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ये अगर 30 है तो ये हो गया 60, तो ये वाला कितना हो गया 60। तो सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन था कि एक प्लेन मिरर है पी क्यू, उससे एक रे ऑफ लाइट 30 डिग्री के एंगल पे आकर टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरे मिरर से टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो दूसरे मिरर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपका उत्तर था 60 डिग्री। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक रे ऑफ लाइट है जो किसी मिरर से 40 डिग्री का कोण बनाती हुई इंसिडेंट हो रही है, ऐसे, है ना। एक रे ऑफ लाइट है जो मिरर के सरफेस से 40 डिग्री का एंगल बनाती हुई इंसिडेंट हो रही है। तो ये रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हो गया, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है। तो अगर इस रे ऑफ लाइट के रास्ते में ये मिरर नहीं आता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे निकल जाती। दिस विल बी द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ये लाइट रे का पाथ होता। लेकिन इसके रास्ते में दर्पण आ जाने से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट को जाना था ऐसे, चली गई ऐसे, तो अपने रास्ते से कितना भटक गई, कितना डेविएट हो गई। यही एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये एंगल अगर 40 का है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 का, क्योंकि टोटल 90 का होता है। अब ये अगर 50 का है तो ये भी 50 का होगा, क्योंकि आई आर के बराबर होता है। तो ये वाली एंगल पता नहीं चल जाएगी क्या,
क्यों पता चल जाएगी और कैसे पता चल जाएगी? देखो ये टोटल एंगल 120 180 का होगा ना। अरे भाई ये टोटल 180 का है, तो ये टोटल एंगल 180 का है, तो ये 50 ये 50, तो ये वाला कितना बचा? 80। 50 50 100, तो ये वाला एंगल बचा 80। तो सही उत्तर हो गया आपका 80। तो एक रे ऑफ लाइट किसी मिरर के सरफेस से 40 डिग्री का एंगल बनाती हुई इंसिडेंट हो रही है, तो डेविएशन आपको निकालना है, विचलन कितना होगा वो यहाँ पे आपसे पूछा गया था। काफी बढ़िया क्वेश्चन और काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। तो बाकी सब मैथ्स है, फिजिक्स इसमें इतना है कि कितना वो विचलित हो गई अपने पथ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक लेडी जो है वो किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ी है। कितनी दूरी पर? एक प्लेन मिरर के सामने जो है वो 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है। एक लेडी, एक महिला किसी प्लेन मिरर के सामने 1 मीटर की दूरी पर वो खड़ी है। ओके, अब कहता है कि वो लेडी जो है वो उस प्लेन मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाती है। 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई, पहले यहां पे थी, 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई। तो अब वो महिला और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? वो महिला और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखो, पहले वो 1 मीटर की दूरी पे खड़ी थी, अब वो दर्पण की तरफ, मिरर की तरफ 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई, तो वो दर्पण से कितनी दूरी पे खड़ी है बोलो? तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ी है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे तो इमेज भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पे पीछे बनता है। तो 40 और 40 कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है अब वो महिला अपने इमेज से, प्रतिबिंब से कितनी दूरी पे है? तो 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। 40 प्लस 40 कितना हुआ? 80 सेंटीमीटर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बोल रहा है कि which one of the following statement is correct for a plane mirror? प्लेन मिरर के बारे में कौन सा करेक्ट है? समतल दर्पण के बारे में कौन सा करेक्ट है? कहता है इट्स फोकल लेंथ इज 0। गलत है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, तो गलत हो गया। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा सेम साइज का होता है, ये बोल रहा है कि छोटा बनेगा, गलत है। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड, सही है। प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है और लैटरली इन्वर्टेड होता है, साइडवेज रिवर्स्ड होता है। डी गलत है, क्यों? फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, तो 200 कैसे हो सकता है? तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब जैसा क्वेश्चन भी हो, हमने जो थ्योरी पढ़ा है, अगर सही से पढ़ा है, तसल्ली से पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, चाहे वो सीडीएस का क्वेश्चन हो, एनडीए का क्वेश्चन हो, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। बोलता है कि पेरिस्कोप में, दूरदर्शी में, दो प्लेन मिरर आपस में कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं? तो हमने कहा था कि पेरिस्कोप को बनाने के लिए दो प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलली अरेंज किए जाते हैं। मतलब पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है, यानी पैरेलली अरेंज किए जाते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन रहता कि पेरिस्कोप में प्लेन मिरर और पेरिस्कोप के ट्यूब के बीच की एंगल कितनी होती है? तब होता 45। तब होता क्या? 45। ओके, चलिए। तो इस दिवाली पे हमारी तरफ से और एग्जामपुर परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपकी जिंदगी में उजाले लेकर आए, खुशियां लेकर आए, कामयाबियां लेकर आए और हमेशा आपकी जिंदगी रोशन हो। और एक खास बात कि इस दिवाली पर एग्जामपुर के सभी कोर्सेस पर, एग्जामपुर के सभी कोर्सेस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया
जा रहा है। बस यूज करना है कोड, और कोड है दिवाली 75। क्या? दिवाली 75। लेकिन यह जो ऑफर है वो 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। तो इस दिवाली सिलेक्शन के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा कि इनफाइनाइट होता है। याद रखना है, इनफाइनाइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने, उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा गया है। तो बोल रहा है कि उस सिलसिले में कौन सा करेक्ट है, कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहले को चेक करते हैं। बोलता है कि इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने वस्तु को अगर रखा जाए तो इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनता है ना। कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता। तो पहला ही आपका सही हो गया। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। बाकी ऑप्शंस क्या हैं? गलत हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर के, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है। तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, है ना। इमेज कितनी दूरी पर बनेगा एक न्यूमेरिकल है। इसको आप बनाइए, और कई बार हमने इसको शामिल किया अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे u दे रखा है आपका। क्या दे रखा है? बोलो। u दे रखा है, मतलब -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा 15 निगेटिव में लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। प्रतिबिंब दूरी को v से नोट करते हैं। अब हमारे पास एक लौता फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। अब v निकालना है तो u और f चाहिए आपको। u दे रखा है लेकिन f दे रखा नहीं है। तो f होता है कितना? बोलो r/2। r कितना है? बोलो 60, और 2 कितना हो गया? 30। प्लस में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। लगा दीजिए। हमें v ज्ञात करना है, माइनस पहले से कर देते हैं, है ना। प्लस -1/15 माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 1/30। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं है, बच्चों वाला एलसीएम लेना है ना। 1/v है, उलट दीजिएगा, v आ जाएगा, और ऐसा करने पर आपका उत्तर आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व कर रखा है ना, पर इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, और उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो हमारे पास एक लौता फॉर्मूला है 1/v + 1/u = बोलो 1/f। ठीक है। तो हमें 2 चाहिए, u चाहिए, f चाहिए, तभी v निकलेगा। u तो दिया हुआ है, u को हम हमेशा निगेटिव में लेंगे, है ना। तो यहाँ पर f नहीं दिया हुआ है, तो f होता है r/2। 12/2 6 सेंटीमीटर। माइनस में आ जाएगा क्योंकि कॉनकेव है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला 1/v + -1/10 = कितना हो जाएगा? -1/6, है ना। -1/6। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1/v - 1/10 = -1/6।
तो यहाँ से 1/v आपका हो जाएगा -1/6 प्लस 1/10। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 1/v, उलट दीजिएगा तो आ जाएगा v, और सही उत्तर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखना, एक बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर, आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है। एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है ना? कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। कितना? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, है ना? ये मान लिया फोकस है, तो फोकस और पोल की दूरी कितनी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज का नेचर कैसा होगा? अब आप देख लो कि भाई ये कॉनकेव मिरर था और ये पोल था और ये मान लिया फोकस था। तो पोल और फोकस के बीच अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो याद कीजिए इमेज इधर कहीं बन रहा था, मिरर के पीछे। कैसा? वर्चुअल, इरेक्ट और कैसा? मैग्नीफाइड, वस्तु से बड़ा। तो देखो 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है और 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने रखा है, तो पोल और फोकस के बीच रखा है, तो पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, है ना? कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, वो जो हमने चार्ट बनाया था उस पे आपका आधारित था ये क्वेश्चन। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है ना? और ये क्या है? एक कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। कब? जब उसको हमने पानी में रखा हुआ है। तो एक कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये पोल है और ये सी है। पोल और सी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये 30 सेंटीमीटर है। कब? जब इसे हम वाटर में रखा है। लेकिन हमने इसको एयर में निकाल लिया, पानी से निकाल लिया, तो अब इसका फोकल लेंथ कितना वेरी करेगा? दोनों का फोकल लेंथ का डिफरेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, कोई मिरर है, मिरर का जो फोकल लेंथ है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। एयर में है तो भी फोकल लेंथ उतना ही होगा, 30, और पानी में है तो भी फोकल लेंथ 30 होगा। तो 30 माइनस 30 कितना हो गया? 0। तो फोकल लेंथ में डिफरेंस पूछ रहा था कि पानी में फोकल लेंथ, मान लिया पानी में रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो एयर में कितना होगा और दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस कितना हो गया? 0, क्योंकि एयर में भी 30 होगा और वाटर में भी 30 होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर मीडियम पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो डिफरेंस जो है वो आपका 0 हो गया। अब एक क्वेश्चन है, प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। बोलता है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब साइज में बड़ा कब होगा? साइज में वस्तु से बड़ा कब होगा? तो याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया है कि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा। वस्तु को आप दर्पण के सामने कहीं पे भी रख दो, ना तो इमेज का नेचर चेंज करेगा, ना तो इमेज का साइज चेंज करेगा, हमेशा छोटा होगा। और ये क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा कब होगा? जब वस्तु को हम 2f के अंदर रखें, है ना? u मतलब वस्तु की दूरी,
वस्तु को 2f से अंदर रखें, वस्तु को 2f के बाहर रखें, या कहीं पर भी रख दे, या फॉर नो वैल्यू ऑफ यू, तो उत्तर होगा नो वैल्यू ऑफ यू। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें, लार्जर इमेज आपका तो बनने से रहा। तो यू के किसी मान के लिए संभव नहीं है, वस्तु को कहीं पर भी आप रख दो, बड़ा इमेज तो बनने से रहा, क्योंकि हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस पे अगर आप रख देते हो, कॉनकेव मिरर के फोकस पे आप रख देते हो, तो इमेज कैसा बनेगा? तो आपको कहा था कि फोकस पे रखने पर कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखने पे कहां बनेगा? फोकस पे। तो फोकस पे रखने पे इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे क्या है? चांद, सूरज, सितारे, आकाश है। और आकाश कैसा होता है? विशाल होता है। तो इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज बहुत बड़ा। और कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड तो होगा ही, क्योंकि वर्चुअल इमेज बस इस बीच में रहता है तब बनता है, इसके बाद बाकी सब जगह रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो कैसा इमेज बनेगा बताओ? फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा। रियल इन्वर्टेड तो होगा ही, रियल इन्वर्टेड तो होगा ही। इसके बाद इधर जितना भी पोजीशन होगा सब में रियल इन्वर्टेड बनेगा, है ना? तो देखो वर्चुअल को तो काट दो, इसको भी काट दो, रियल कभी अपराइट हो नहीं सकता। तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज का होगा नहीं, सेम साइज का कहां पे? जब सी पे रखोगे तब सेम साइज का होगा। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली एनलार्ज्ड होगा। और कहां पे बनेगा? तो बोलो ना, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज, मैग्निफिकेशन की इकाई क्या होती है? मैग्निफिकेशन की इकाई क्या होती है? तो हमने कहा था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है ना? ये बताता है मैग्निफिकेशन। तो हाइट और हाइट का सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी इकाई नहीं होती, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना? सेम फिजिकल क्वांटिटी। नाउ magnification produced by plane mirror is +1. What does it mean? What does it mean? प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन है वो +1 है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या है बताओ? हमने कहा था कि मैग्निफिकेशन के पास दो चीजें होती हैं। एक मैग्निफिकेशन का क्या होता है? साइन होता है, और एक उसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्निफिकेशन का साइन इमेज का नेचर बताता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू साइज बताती है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है मतलब इमेज वर्चुअल है, और निगेटिव है मतलब इमेज क्या है? रियल है। यही तो बताया था। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है? साइज, मतलब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब बड़ा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है मतलब सेम साइज का है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है मतलब छोटा है। यही तो बताया था। तो मैग्निफिकेशन +1 कहने का मतलब क्या है? प्लस कहने का मतलब कि इमेज वर्चुअल है, और 1 कहने का मतलब हुआ कि सेम साइज का है, सेम साइज का है। ओके, तो इरेक्ट एंड सेम साइज का है ना? वर्चुअल कैसा होगा? इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल एंड सेम साइज का होगा। सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट ऑप्शन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, बताइए कॉनकेव लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा?
कॉनकेव लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी। तो याद रखना कि कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल, कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा। तो छोटा कहने का मतलब कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, लेस देन 1। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, इमेज हमेशा छोटा बनेगा। छोटा बनेगा मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। फिर क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल, है ना, किसी व्हीकल में कॉन्वेक्स मिरर है जो रियर व्यू यातायात को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पिछले ट्रैफिक को, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो रियर व्यू मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा। अब आपको पता ही होगा कि रियर व्यू मिरर के तौर पे हम जो मिरर यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस से इमेज हमेशा कैसा बनता है, छोटा। और छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो गया। मैग्निफिकेशन क्या हुआ, लेस देन 1 हो गया। ओके, आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट as it enter from one medium to another medium is due to। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन का कारण पूछा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। तो हमने कहा था कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, लाइट की वेलोसिटी में चेंज आ जाना, चाल बदल जाना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चाल बदल जाता है। जैसे आप गांव से शहर आ गए पढ़ने के लिए, तो गांव का माहौल कुछ और, गांव का मीडियम कुछ और, शहर का माहौल कुछ और, जिसकी वजह से आपका चाल चरित्र बिगड़ गया, आप अपने रास्ते से भटक गए। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन की वजह क्या होती है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, है ना। CDS 221 14 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें कितना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये देखो CDS 221 14 नवंबर, उसी में 3 क्वेश्चन पूछा था लाइट से। अब क्वेश्चन है कि एक लाइट रे जो है वो ट्रेवल कर रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में। देखो, एक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा। तो हमने कहा था कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट प्रवेश करेगा, जैसे हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है ना, एयर से ग्लास में प्रवेश कर रहा है, तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड यहाँ पे होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब एयर से ग्लास में जाएगी, मतलब रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। चेंज होगी मतलब कम होगी, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी क्योंकि कम दूरी तय करेगी। तो स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यही हुआ ना। कितना आसान सा क्वेश्चन था कि जब रेयरर से डेंसर में प्रवेश करेगी तो लाइट की स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से वो कम दूरी तय करेगी और नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, है ना। कब, CDS 221 14 नवंबर को ये हुआ था एग्जाम। आगे बढ़ेंगे। Which of the following physical quantity will remain constant during refraction of light? प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है। तो आपको हमने कहा था कि भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी चेंज करेगी, वेलोसिटी चेंज करेगी तो वेवलेंथ चेंज करेगा, लेकिन जो कांस्टेंट रहता है वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ चेंज करता है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपके पास 3 माध्यम दिए गए हैं, A, B और C। आपके पास 3 माध्यम दिए गए हैं, A, B और C, और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किया गया है। पहला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, दूसरे माध्यम का है 1.65, तीसरे माध्यम का है 1.46।
अब बोलता है कि किसमें लाइट जो है वो सबसे ज्यादा तेज चलेगी। द स्पीड ऑफ लाइट विल फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है कि कौन मीडियम डेंसर है, कौन मीडियम रेयरर है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वो मीडियम क्या होगी, सबसे रेयरर होगी, और जो मीडियम रेयरर होगी उसमें लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन तीनों माध्यम में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए का, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो रेयरर और उसमें लाइट की स्पीड सबसे अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, वाटर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 1.33। तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन आपको बताया था कि n जो होता है वो क्या होता है, c/v होता है, जहां पे n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। c क्या है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जैसे बोल रहा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पे भी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये दे रखा है आपका 1.33। ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये VW तो आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका जो VW आएगा वो कितना आएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33, ये आ जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहता है कि एक रे ऑफ लाइट है जो मीडियम एक्स से मीडियम वाई में प्रवेश कर रहा है। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। ये मान लिया कोई मीडियम एक्स है और ये कोई मीडियम वाई है। सपोज करो कि ये कांच का टुकड़ा है और एयर में रखा हुआ है, तो एयर को हम मीडियम एक्स मान लेते हैं और ग्लास को मीडियम वाई मान रहे हैं। बोल रहा है कि एक कांच का टुकड़ा है, सॉरी एक रे ऑफ लाइट है जो मीडियम एक्स से वाई में प्रवेश कर रहा है। ओके, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, और लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब लाइट सीधे निकल जा रही है। लाइट सीधे निकल जाएगी कब, कब, जब बोल रहा है नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ। देखो क्वेश्चन को समझो। एक रे ऑफ लाइट है जो मीडियम एक्स और वाई से एक्स से वाई में प्रवेश कर रही है, और लाइट का रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, जब लाइट रे मीडियम की बाउंड्री से कितना एंगल बनाएगी। लाइट मीडियम की बाउंड्री से कितना एंगल बनाएगी कि लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब लाइट सीधी निकल जाएगी। नहीं आया समझ में क्वेश्चन, फिर से समझो। देखो कोई प्रकाश की किरण माध्यम एक्स से माध्यम वाई में प्रवेश करेगी और लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना। तो बोल रहा है कि मीडियम एक्स से वाई में प्रवेश कर रही है, तो वो मीडियम वाई के बाउंड्री से कितने डिग्री के एंगल पे प्रवेश करेगी कि लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो। पढ़ो हिंदी में। प्रकाश की किरण एक माध्यम एक्स से दूसरे माध्यम वाई में जाती है। प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होगा यदि प्रकाश की किरण माध्यम वाई से माध्यम एक्स से वाई में प्रवेश कर रही है, कितने डिग्री के एंगल बनाकर, बताइए कितने डिग्री का एंगल बनाकर। तो उत्तर होगा 90 डिग्री का एंगल बनाकर। यानी इंसिडेंट रे अगर मीडियम के बाउंड्री से 90 डिग्री के एंगल पे गिरती है, मतलब सीधे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो कोई भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे उत्तर है 90 डिग्री, है ना। मीडियम की बाउंड्री से पूछ रहा है। मीडियम का ये बाउंड्री हुआ, ये एक्स, और मीडियम वाई का बाउंड्री हुआ। मीडियम एक्स वाई की बाउंड्री से कितने एंगल पे आएगी। ओके, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं।
इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस दिवाली में आपकी सभी शुभकामनाएं पूरी हों, ऐसी हमारी आशा मैं कर रहा हूं। और इस दिवाली पर आप सभी के लिए एग्जामपुर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 75% का डिस्काउंट। बस कोड अप्लाई करना है दिवाली 75। लेकिन याद रहे ये ऑफर आपको 27 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा, उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट क्लास में लाइट के एमसीक्यूज का पार्ट 2 हम लोग करेंगे डिस्कस। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।